बच्चों इससे पहले हमने स्टडी किया था वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड विद हाइट। यानी कि अगर एक लिक्विड में आप एच हाइट नीचे जाएं तो आपका जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है डेल्टा पी, गेज प्रेशर इसको बोलते हैं, रो जी एच, यानी कि रो लिक्विड की डेंसिटी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट। दूसरा हमने देखा था अगर एक्सेलरेटेड आपका लिक्विड नहीं है यानी कि ये रेस्ट पर है तो आपके सेम हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा। अगर यहाँ P1 है तो यहाँ पर भी P1 होगा। तीसरा हमने देखा था कि अगर हॉरिजेंटल लेवल को अगर आप बीकर को एक्सेलरेट कर देते हो तो अगर ये प्रेशर P1 है और ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर P2 क्या होगा, P1 प्लस रो एल इंटू ए। एल क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये हमने एक्सेलरेटेड बीकर के अंदर प्रेशर डिफरेंस देखा था सेम हॉरिजेंटल लेवल पर। तो हमने ये चीजें हमने इसे पिछले लेक्चर में देखी थी। तो अब हम देखते हैं सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन हॉरिजेंटल एक्सेलरेटेड वेसल। अगर इस वेसल को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंस तो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो सरफेस अगर इसको रेस्ट पर आप रखो तो आपकी जो सरफेस है वो हॉरिजेंटल होती है। अगर आप एक्सेलरेट कर देते हो तो आपकी सरफेस किस तरह से चेंज होती है उसको हम स्टडी करें। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सरफेस कुछ तरह से चेंज हो जाती है। तो ये कैसे चेंज होती है, कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है, पीछे की तरफ स्लांटेड होती है। और अभी हम इसको प्रूव कर देंगे ये स्लांट क्यों होती है बच्चों। तो जैसे ही आप ये देखेंगे कि पहले लिक्विड की सरफेस इस तरह से थी, जैसे एक्सेलरेट किया तो ये स्लांट कुछ इस तरह से हुई है। यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे स्लांट हो सकती है, ऐसे स्लांट हो सकती है, या ऐसे ही रह सकती है। ठीक है। तो अब बच्चों ये पीछे स्लांट हो जाती है और इसका एक रीजन है। रीजन क्यों है, देखो आप समझो कि अगर ये लिक्विड सरफेस है तो यहां से ऊपर जो भी है एयर रहेगी और वहां प्रेशर कितना रहेगा, पी नॉट होगा, पी नॉट। तो अगर हम, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ जी एक्सेलरेशन है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट से दिस इज पी नॉट। ओके। यहां से अगर पीछे हम जाते हैं एक्स डिस्टेंस पीछे तो यहां पर प्रेशर ऑफ ए, ए पॉइंट का प्रेशर, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, बीकर एक्सेलरेट हो रहा है। और इसको हमने स्टडी किया था कि प्रेशर एट ऑफ ए विल बी पी नॉट, यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर हॉरिजेंटल लेवल पे जाएंगे तो कितना इंक्रीज होगा, रो, और डिस्टेंस कितना है, एक्स इंटू ए, ये हो जाएगा। यानी कि अगर इस पॉइंट से अगर ए पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपका प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, पी नॉट प्लस रो एक्स ए। ओके। अब वर्टिकली अगर हम डाउनवर्ड आते हैं तो इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अब पी नॉट प्रेशर है। इस पॉइंट से अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं तो इसको हम मान लेते हैं लेट से वाई। ओके। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम वाई। तो यहां पर प्रेशर पी नॉट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ए पॉइंट का प्रेशर आप लिखेंगे तो पी ए विल बी पी नॉट प्लस रो जी इंटू वाई। दोनों को इक्वेट करोगे क्योंकि ए पॉइंट पर दो प्रेशर नहीं हो सकते, पी ए चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दो पी ए ही रहेगा। तो हमने दोनों साइड से ए पॉइंट का प्रेशर लिखा है, पी ए विल बी इक्वल। तो यानी कि दोनों को पी ए को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो एक्स ए इक्वल्स टू रो जी वाई। तो आप यहां पर देखोगे कि y बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बाई जी। यहां पर क्या मिल जाएगा, y बाई एक्स। और y बाई एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है टेन थीटा, यानी कि स्लोप। तो ये स्लोप होगा आपका, क्योंकि आप देखो ये प्रेशर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर आप ये हॉरिजेंटल लेवल पर रहो लिखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये देखो जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना प्रेशर यहां पर होगा। तो ये हॉरिजेंटल नहीं रह सकती। अगर ये मानो आप, ये अगर हॉरिजेंटल लेवल है तो यहाँ पर पी नॉट है, जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी पी नॉट होगा। वर्टिकल सॉरी, यहाँ पर पी वन होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे पी वन होगा। लेकिन आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे तो ये इंक्रीज होना चाहिए। तो ये हॉरिजेंटल लेवल नहीं हो सकता, इसका सरफेस कुछ स्लांट होता है। और ये एंगल जो थीटा हमने निकाला है, ये एंगल थीटा कितना होगा, दैट इज टेन थीटा विल बी ए बाई जी। यानी कि ए इक्वस टू जी टेन थीटा लिख सकते हो आप, थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स
ए बाई जी। और आप देखेंगे कि अगर ए को जीरो कर दें, एक्सेलरेशन जीरो कर दें, तो टेन थीटा, थीटा जीरो आ जाएगा। थीटा जीरो आ जाएगा यानी कि हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पीछे की तरफ स्लाइड हो जाती है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक with dimension 5 into 4 into 3 meter high containing water up to a height of 2 meter is accelerated horizontally along the longer side. Find A part में पूछा हुआ है maximum acceleration that can be given without spilling the water. B percentage of water split over if the A is acceleration is increased by 20%. तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि जो लॉन्गर साइड है 5 मीटर, उसके अलोंग इन्होंने एक्सेलरेशन दिया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं। और एक्सेलरेशन, ओके, तो यहां पर हाइट हो गई 5 मीटर, और ये आप डेप्थ देख सकते हैं, ये कितनी होगी, 4 मीटर होगी। ओके, ये इसकी कुछ इस तरह से डेप्थ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो पहले ये पूछा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट कैन बी गिवन विदाउट स्पिलिंग द वाटर। तो पहले आपको याद होगा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी। ये हमारा टेन थीटा यानी कि इसकी स्लोप हो जाती है वाटर सरफेस। अब हम एक्सेलरेशन देंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर बच्चे देखोगे आप कि ये स्लोप यानी कि वाटर का सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये जो सरफेस जो 2 मीटर अबव था, ये 3 मीटर अबव हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑन द वर्ज हो जाएगा, यानी कि ये पूरी हाइट पहुंच जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। और इस हाइट को हम मान लेते हैं वाई। ये वाई हाइट है और ये 3 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों यहां से आप देखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो वॉल्यूम को अगर आप कहोगे, वॉल्यूम इनिशियली हमारा कितना था, दैट वाज 5 into 4 into 2, ये वॉल्यूम था। और अभी आपके पास ये साइड y है और ये साइड 3 है, ये साइड 5 है, और ये कितना जाएगा, ये 4 मीटर में होगा, यानी कि पूरे टैंक में कुछ इसी तरह की शेप इसकी वाटर की होगी। तो ये वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे इसका बेस का, और इसको इस 4 मीटर यानी कि इस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप ये देखेंगे, ये ट्रेपेजियम है जिसकी एक साइड 3 मीटर है और एक साइड 5 मीटर है। ओके, इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 + y डिवाइड बाई 2 इंटू 5 into 4, ये हो जाएगा। और इसको इनिशियल वॉल्यूम के बराबर इक्वेट कर दोगे, क्योंकि कोई भी पानी बाहर नहीं गया है, कोई भी लिक्विड बाहर नहीं गया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहां से सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा 3 + y = 4, और इन दिस केस यू विल गेट y = 1। यानी कि ये जहां 2 मीटर हाइट थी वो हो जाएगी 1 मीटर हाइट, और यहाँ जो 2 मीटर थी वो 1 मीटर इंक्रीज होके 3 मीटर हो जाएगी। तो अब ये देखेंगे y आपका 3 मीटर आ गया। अब यहाँ पर टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, और ये होगी 2, दिस इज 2 मीटर, और ये बेस कितना है, 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी एंड विच इज इक्वल्स टू 3 - y/5, दैट इज 2/5। और यहां से g को अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a विल कम आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। मैक्सिमम इसको 4 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन दिया जा सकता है, सो दैट नो वाटर स्पिल आउट, कोई भी पानी बाहर ना निकले। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में, कितना परसेंट वाटर स्पिल आउट होगा, बाहर जाएगा, अगर उसको 20% इंक्रीज कर दे, आपका जो एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट में आया। तो अभी इसको 20% इंक्रीज करोगे, तो बी पार्ट में, इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीज बाई 20%, then acceleration will become 5 meter per second. Okay, or tan theta will become a by g 5/10
दैट इज 1/2, ये आ जाएगा। दूसरा इसको आप कैसे करेंगे, यानी कि इसी टैंक को आप इस तरह से देखेंगे। अब आप मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आप यहां पर अगेन ये मान लेंगे कि ये यहां पर y है, ओके, और ये यहां पर 3 है, ओके। यहां पर आप इसको देखेंगे, ये 3 माइनस वाई होगा और ये 5 होगा, ओके। अब आपके पास टेन थीटा पता है, टेन थीटा ये स्लोप के बराबर होगा, ओके, दिस इज वाई, और ये हाइट। तो टेन थीटा आपको दे रखा है 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि 3 माइनस वाई बाई 5, इट इज 1/2। तो y की वैल्यू बच्चों आपके पास 1/2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, यानी कि y 1/2 है। अब इसका टोटल वॉल्यूम देखते हैं कितना होगा। वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ये भी ट्रेपेजियम बना, ये 3 साइड हो जाएगी और ये y हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस वाई बाई 2 इंटू 5 इंटू 4, ओके, ये टोटल वॉल्यूम है। और आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 5 इंटू 4 इंटू 2, ये इनिशियल वॉल्यूम था, दिस इज वॉल्यूम इनिशियल। अब इसमें से अगर ये इनिशियल वॉल्यूम में से ये माइनस कर दें तो हमें ये आ जाएगा कि कितना पानी यहां से बाहर गया है। तो पहले तो यहां पर y की वैल्यू डालेंगे, ये फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे। अब फाइनल वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 1/2, दैट इज 7/2, दैट इज 7/2 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 4। इसको आप देखोगे दैट विल कम आउट टू बी 35 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम इनिशियल को आप देखोगे, दिस इज 20 इंटू 40 मीटर क्यूब। तो अब चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम विल बी द, ये अब क्या हुआ, ये कैसे निकाला हमने, क्या किया, इसका हमने बेस निकाला और इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पूरा वॉल्यूम आ गया। अब चेंज इन वॉल्यूम आप देख सकते हो, 40 माइनस 35 मीटर क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर क्यूब। इतना पानी बाहर निकल चुका होगा। तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन को और 20% से इंक्रीज करेंगे तो पानी इसका बाहर निकल चुका होगा, और ये पानी आपका 35 मीटर क्यूब विल बी रिमेनिंग। इनिशियल आपका 40 था, माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना पानी बाहर गया है। प्रेशर इन ए रोटेटिंग ट्यूब, यानी कि आपको एक ट्यूब दी हुई है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड है और उसको एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर दिया। यहां पर प्रेशर वेरिएशन हमने निकालना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एक्सिस से आप ये देखेंगे, एक्सिस से किसी एक्स डिस्टेंस पर आप एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये होगा आपका dx, ओके। अब dx का इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखेंगे। dx का अगर आप देखोगे, dx थिकनेस के अंदर जो मास होगा वो dm होगा, ओके। यहां पर हम प्रेशर लेट से P1 लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं P0, ओके। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि P1 माइनस P0 इंटू ए, ये इस पर फोर्स लग रही होगी, यानी कि बाहर से जो फोर्स लगेगी वो P1 इंटू ए लगेगी और इधर से लगेगी P0 इंटू ए लगेगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P इंटू ए, ये फोर्स होगी। अब ये अंदर की तरफ जो फोर्स होगी, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जो मास है वो कैसा होगा, रोटेटिंग फ्रेम में होगा। रोटेटिंग फ्रेम में होगा तो एक इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो प्रेशर है, यहां बाहर का प्रेशर है, ये ज्यादा होगा क्योंकि ये इसको क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज डेल्टा पी इंटू ए विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं dm ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कितना हो गया x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और dm को कैसे लिख सकते हैं, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी a मान लेते हैं, रो मान लेते हैं, ओके। और यहां पर इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया a और इसकी थिकनेस dx है, तो ये हमारा dm आ जाएगा। तो यानी कि अगर इस इक्वेशन से आप
रीराइट करें तो आपको मिल जाएगा डीपी। प्रेशर डीपी हो गया, यानी कि इसके अक्रॉस जैसे ही जाओगे तो ये डीपी प्रेशर होगा, इंक्रीज होगा, इंटू ए। डीएम की वैल्यू आप रो ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप यहां पर देखेंगे ए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आपको चेंज इन प्रेशर की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि रो ओमेगा स्क्वायर विच इज कांस्टेंट एक्स डी एक्स। ये आपको प्रेशर की वैल्यू चेंज आ जाएगी। अब इसमें आप टोटल डेल्टा पी निकालना चाहें तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स की लिमिट कहीं से भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इंटीग्रेट करते हो तो आप ये देखेंगे कहां होगा, L/2 से टोटल L तक होगा। तो आप टोटल चेंज इन प्रेशर आप निकालना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं x²/2। ये आपके पास डीपी आ जाएगा। इसको बच्चों थोड़ा सा याद रखना। और अगर लिमिट आप जैसे L/2 टू L लगाना चाहें तो आपके पास आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आएगी L² - L²/4। तो यहां पर ये 3/4 आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू 3/4 ऑफ L²। So you will get 3 rho omega square L square by 8। ये आपके पास चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, यानी कि दिस इज ए प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी माइनस प्रेशर ऑफ ए। ये आपके पास चेंज इन प्रेशर आएगा। बट आपको याद रखना है कि ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा, यानी कि इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे हमने देखा था एक्सेलरेटिंग में जो डेल्टा पी आ रहा था वो आ रहा था हमारा रो ए इंटू एक्स। बट यहां पर जब रोटेटिंग है, यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल आएगा। बिकॉज यहां पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो acceleration is also proportional to x. That's why this delta p is coming out proportional to x square. फॉर एग्जाम्पल एक आपको यहाँ पर फिगर दे रखी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर शोज अ ट्यूब इन विच अ लिक्विड फिल्ड एट द लेवल। यहाँ पर दोनों दो आर्म है, ये कुछ यू ट्यूब जैसी आपकी ट्यूब है। इट इज नाउ रोटेटेड at an angular frequency omega about an axis passing through arm A। ये आपकी आर्म A हो गई। फाइंड आउट द डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल। तो बच्चों आपको ये पता है कि अगर ये पॉइंट आप A मान लें और ये पॉइंट B मान लें, तो आप जानते हो कि प्रेशर ऑफ B माइनस प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B माइनस प्रेशर ऑफ A, अगर इसको ओमेगा से घुमाया जाए तो आप हॉरिजेंटली आप देखेंगे ये L लेंथ है, तो आप इसको लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर L²/2। इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि B का प्रेशर A के प्रेशर से ज्यादा है। तो होता क्या है कि बच्चों यहां पर लेवल कम हो जाता है और यहां पर लेवल ज्यादा हो जाता है, वर्टिकली ये हाइट चेंज हो जाती है। यानी कि ये आप देखेंगे इसकी हाइट, लेट से इसको आप कुछ h1 लिख दें और इसकी हाइट कुछ h2 लिख दें, ये हो जाएगी। तो ये तो हमने हॉरिजेंटली, क्योंकि ये हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन में है, लेकिन वर्टिकली अब आप देखोगे तो इसमें वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बी का प्रेशर आप लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ बी कैन बी रिटन एज दैट पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H1। ये हमारे पास आ जाएगा। और प्रेशर एट ए वर्टिकली आप इसको लिखोगे क्योंकि दे आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहां पर प्रेशर पी नॉट होएगा और इसको आप लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी H2। और यहां पर डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि पी बी माइनस पी ए अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज रो जी इंटू H1 - H2। ये आपके पास मिल जाएगा। अब एक इक्वेशन ये आपके पास आ गई है पी बी माइनस पी ए, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन राइट रो जी इंटू H1 - H2, दोनों का लिक्विड लेवल में ये डिफरेंस है। दैट विल कम आउट टू बी रो ओमेगा स्क्वायर
एल स्क्वायर बाई टू। रो विल कैंसल आउट, रो यहाँ पर कैंसल आ जाएगा और ये आप एच वन माइनस एच टू, जिसको आप डेल्टा एच भी लिख सकते हो, विल कम आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी इंटू एल स्क्वायर। ये आपके पास दोनों का, यानी कि आप डेल्टा एच को कैसे देख सकते हैं, दोनों के लिक्विड लेवल पे जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डेल्टा एच। ये इतना डेल्टा एच दोनों में क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू जी। बच्चों, प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड पढ़ने के बाद, यानी कि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन देखा फ्लूइड के अंदर कैसे होता है। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट कि जहां पर हम बायोंसी की स्टडी करें। बायोंसी यानी कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है। तो बायोंसी में क्या बोलते हैं, इफ अ बॉडी इज पार्शली और होली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, अगर किसी वो बॉडी को एक फ्लूइड के अंदर या तो पार्शली या फुल्ली इमर्ज्ड कर दो उसको, it experience an upward force due to the fluid surrounding it called buoyant force। यानी कि जितना भी ये इमर्ज्ड पार्ट होता है ये सराउंडेड बाय फ्लूइड होता है, ये इस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगाता है, इसी को हम बायोंट फोर्स के नाम से जानते हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस बारे में क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया है, अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड और ए फ्लूइड experiences an upward buoyant force इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर एक बॉडी को अगर आप एक फ्लूइड में इमर्ज कर देते हो तो इसने इस पर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो उतना लगेगा जितना वेट का लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, यानी कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी। जितना ये बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उतना ही इस पर अपथ्रस्ट लगेगा। तो बच्चों, इसको जानते हैं कि इसका यानी कि इसका बेसिक क्या है, ये क्यों लगता है। तो अगेन हम एक फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं जिसका डेंसिटी रो है, और हम मान रहे हैं कि कोई भी एच हाइट का आपने एक सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इसको इमर्ज कर दिया फ्लूइड के अंदर। तो यहां पर देखते हैं अपथ्रस्ट फोर्स कैसे लगेगा और क्यों लगेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं यहां पर अगर प्रेशर टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इसको हम P1 लिख देते हैं, और बॉटम मोस्ट मोस्ट पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको हम P2 लिख देते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि ये अगर हाइट h है, ये हाइट h है, तो यहां पर प्रेशर P2 विल बी, सबसे पहले हम P2 को लिखेंगे। P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 विल बी P1 प्लस रो जी एच, क्योंकि हम ये वेरिएशन विद डेप्थ हमने देखा था कि अगर h हाइट नीचे जाएंगे तो P2 की वैल्यू P1 प्लस रो जी एच होगी डेफिनेटली। तो यहां पर अपवर्ड फोर्स हम कितना बोल सकते हैं, अपवर्ड फोर्स F अपवर्ड माइनस F डाउनवर्ड। ठीक है, ये टोटल थ्रस्ट फोर्स होगी। तो दिस इज नेट अपवर्ड फोर्स, F नेट अपवर्ड, ये नेट अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं F अप माइनस F डाउन। F अप को हम क्या लिख सकते हैं, P2 इंटू ए, और F डाउन को हम लिख सकते हैं P1 इंटू ए। नेट अपवर्ड फोर्स होगी, अपवर्ड फोर्स नेट। ठीक है, अब P2 माइनस P1 यहां इस इक्वेशन से देखेंगे, ये आपके पास इक्वेशन 1, P2 माइनस P1 कितना होगा, दैट इज रो जी एच इंटू ए। ये नेट अपवर्ड फोर्स आ गई। तो आप इसको ये लिख सकते हो रो ए एच इंटू जी इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। ओके, अब ये रो ए एच, रो क्या है यहां पर, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि ऊपर इस पर प्रेशर कम था और बॉटम साइड में इसका प्रेशर ज्यादा था। तो बॉटम साइड से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फोर्स यहां पर लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी तो नेट एक अपवर्ड फोर्स आएगी, और जिसको हम अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसका रीजन क्या होता है कि बायोंट फोर्स लगती है, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर में चेंज आता है, डेप्थ के साथ इंक्रीज हो जाता है प्रेशर। तो ज्यादा डेप्थ पे जो एरिया होगा उसमें ज्यादा फोर्स अपवर्ड होगी और ऊपर वाले एरिया पर कम फोर्स होगी।
तो आप देखेंगे इफ F2 इज ग्रेटर देन F2 यानी कि ज्यादा है और F1 कम है, तो F2 माइनस F1 इज नेट अपवर्ड फोर्स। तो यही फोर्स आपकी बायोंट फोर्स होती है। और इसका रीजन क्या है? देयर इज ए रीजन, क्योंकि रीजन क्या है कि डेप्थ के साथ ये प्रेशर इसका चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें एक बायोंट फोर्स लगती है। अगर आप इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दें, किस में रख दें? ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर आप इसमें रख देते हैं तो आपका P1 और P2 बराबर हो जाएगा। P1 विल बी इक्वल टू P2, और ये F अप माइनस F डाउन जीरो हो जाएगी, तो कोई भी बायोंट फोर्स नहीं होगी, क्योंकि डेप्थ के साथ कोई भी इसमें प्रेशर वेरिएशन नहीं होएगा और ग्रेविटी फ्री स्पेस में कोई भी बायोंट फोर्स नहीं होगी। ये आप कह सकते हो। तो अब आपके पास ये आ गया रो ए एच। रो ए एच, देखो ए इंटू एच क्या है? वॉल्यूम है। ए इंटू एच वॉल्यूम है, आप इसको लिख सकते हो रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये टोटल अपवर्ड फोर्स हो जाएगी। और रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है? ये सिलेंडर का है, ठीक है। यानी कि इस सिलेंडर को अगर हम हटा दें तो जितना यहां पर वाटर आएगा उसका वॉल्यूम, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकल रीजन, आप इसको लिख सकते हो इन सिलेंड्रिकल रीजन। इस सिलेंड्रिकल रीजन में जो भी लिक्विड आएगा उसका वेट। तो इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं कि इस पर जो बायोंट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कोई बॉडी फ्लोट और सिंक अप करती है, ये हम जानते हैं। तो पहले अगर बॉडी को कंप्लीटली इमर्ज कर दो, हम अब क्या कंडीशन ले रहे हैं? इफ बॉडी इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन लिक्विड, और उस कंडीशन के बाद भी आपकी बयोंसी उसकी एमजी यानी कि उसके वेट से कम है, यानी कि उस पर जितनी भी बयोंसी एक्ट हो रही है वो उसके खुद के वेट से कम है, तो बॉडी क्या होगी? सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर उसकी बयोंसी उसके वेट से इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। तो एक बार इस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि जैसे हमने बॉडी, पूरी बॉडी को यहां पर इमर्ज कर दिया। इमर्ज कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ओके, और इसकी हाइट एच हो गई। और यहां पर इसकी डेंसिटी को हम कुछ सिग्मा मानते हैं, इस बॉडी की डेंसिटी को कुछ सिग्मा मानते हैं, ओके। तो यहां पर जो बायोंट फोर्स होगी, आप देखेंगे बायोंट फोर्स होगी, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, बायोंट फोर्स कैन बी गिवन एज रो ए एच इंटू जी। ये बायोंट फोर्स है। और यानी कि वेट कितना होगा? mg के बराबर होगा। mg को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ए इंटू एच, यानी कि ये इसकी डेंसिटी हो गई, जो हमारा जो भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी, और उसको अगर जी से मल्टीप्लाई करते तो ये वेट हो गया। अगर आपका बयोंसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेट और mg, देन इट इज द फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन है, ओके। तो इसमें आप अगर इसको इक्वल करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा रो ए एच इंटू जी मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा ए एच इंटू जी, और कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये फ्लोटिंग की कंडीशन आ गई, ये आपकी फ्लोट की कंडीशन होगी, ओके। और सिंक की कंडीशन बच्चों, सिंक की कंडीशन में क्या होगा? अगर बॉडी सिंक हो रही है तो यह आपका बयोंसी इज लेस देन mg आ जाएगा, वेट आ जाएगा, और आपके पास ये कंडीशन आएगी रो इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये आपकी किसकी कंडीशन आ जाएगी? ये सिंक की कंडीशन आ जाएगी, ओके। तो देन अगर आपकी ये कंडीशन हुई, यानी कि अगर आपकी जो डेंसिटी है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सॉलिड, तो इस कंडीशन में बच्चों हमें क्या मिल जाता है कि बयोंसी इज ग्रेटर देन mg, बयोंसी mg से ज्यादा है।
तो बायोंसी जब mg से ज्यादा है तो आप देखोगे कि बॉडी पर नीचे वाली फोर्स mg होती है और ऊपर वाली फोर्स बायोंसी होती है। अब ये फोर्स ज्यादा है तो अगर बॉडी को आप लिक्विड में पूरा डुबो के छोड़ दो, यानी कि इस तरह से आपने उसको छोड़ दिया है, तो अपवर्ड फोर्स विच इज बायोंसी इज मोर देन द डाउनवर्ड फोर्स विच इज वेट। अगर ये ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है तो आप देखोगे कि ये ऊपर जाएगी बॉडी। और ये ऊपर कब तक जाती है, ये तब तक जाती है व्हेन इट्स बायोंसी इज इक्वल्स टू टिल बायोंसी इज इक्वल्स टू mg। यानी कि इसके अंदर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है कि लेट से हम इसको h प्राइम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h प्राइम। अब इसमें जो इमर्ज्ड हाइट है, h प्राइम को बोलते हैं हम इमर्ज्ड हाइट। दिस इज इमर्ज्ड हाइट। h प्राइम इमर्ज्ड हाइट है। तो यानी कि अब इसके अंदर बायोंसी कम हो गई है। बायोंसी कम हो गई है क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस कम हो गया। अब इस बायोंसी को हम कैसे लिख सकते हैं? बायोंसी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अपवर्ड फोर्स आप यहां पर लिखोगे, यहां पर पी नॉट होगा प्रेशर, तो अपवर्ड फोर्स पी नॉट होगी। तो इस केस में जो बायोंसी आती है, यहां का प्रेशर होता है, दैट इज बायोंसी आ जाएगी रो जी एच प्राइम इंटू ए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। आप ये देख सकते हो इतना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, तो हाइट अब एच की जगह एच प्राइम आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आपकी बायोंसी आ जाएगी। और अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? वेट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगी। बायोंसी डिक्रीज होके अब कम हो गई है, तो अब ये कब तक कम होगी? जब बायोंसी mg के बराबर हो जाएगी। और mg कितना है हमारा? सिग्मा g इंटू एच इंटू ए। तो यहां पर आपको जो कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन यू विल गेट देन रो इंटू एच प्राइम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एच, ये कंडीशन आ जाएगी। और आप देखेंगे दोनों की हाइट का जो रेशियो है, सिग्मा इंटू सिग्मा बाई रो इक्वल्स टू एच अपॉन एच प्राइम, ये फ्रैक्शन ऑफ हाइट आ जाएगी आपके पास। और यू कैन से दैट एच प्राइम ओवर एच इक्वल्स टू सिग्मा ओवर रो। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ हाइट इमर्ज्ड, यानी कि कितनी हाइट इसमें इमर्ज रहेगी, वो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखेंगे ये जब ऊपर फ्लोट होगा, यानी कि ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो डिनोमीटर ज्यादा होगा। तो यहां पर ये एच प्राइम विल बी समथिंग लेस देन एच। यहां पर कुछ पार्ट ही इसका इमर्ज होगा, और फिर इतने इमर्ज पार्ट के साथ ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एंड देन विल इट विल फ्लोट विद दिस पार्ट इमर्ज्ड। इतना पार्ट इसका इमर्ज होगा और ये बाकी पार्ट कितना होगा? एच माइनस एच प्राइम, ये वाला पार्ट इसका अबव द लिक्विड होगा। और इस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये इस कंडीशन में फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस जो आपको दे रखी है वो 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको गिवन है। और एन आइसबर्ग floats in water, then find the fraction of volume of iceberg above the water surface। तो यानी कि आपको एक आइसबर्ग दिया हुआ है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर अगर ये फ्लोट कर रहा है तो बायोंसी मस्ट बी इक्वल्स टू mg, ये हम बोल सकते हैं। हम इस आइसबर्ग का पूरा वॉल्यूम v मान लेते हैं। ओके, और इसका जो फ्रैक्शन इमर्ज होगा वो v प्राइम होगा। तो अब यहां पर बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी प्राइम, जो इमर्ज्ड पार्ट है, ओके, ये जो वॉल्यूम है उसको वी प्राइम बोल सकते हैं, इंटू जी, ये बायोंसी हो जाएगी। और ये किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वी इंटू जी, ये आ जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ आइस को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर वी प्राइम इंटू जी कैन बी written as 0.9 times density of water into V into G। अब यहां से आपको डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास V प्राइम आ जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ, यानी कि टोटल वॉल्यूम का 90%
90% वॉल्यूम इमर्ज रहेगा। और जो सरफेस के ऊपर होगा वो हम बोल सकते हैं v माइनस वी प्राइम। v माइनस वी प्राइम दैट इज 0.9 v, दैट इज 0.1 v, यानी कि ओनली 10% ऑफ v। 10% ऑफ v यानी कि पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 10% विल बी अबव द वाटर सरफेस। तो जब भी आइसबर्ग होता है उसकी डेंसिटी अप्रोक्स ये होती है, तो इसमें क्या होता है कि 90% वाटर के अंदर रहता है और 10% ऊपर फ्लोटिंग होता है। इसीलिए हमें जो पार्ट आइसबर्ग का नजर आता है वो बहुत ही कम होता है, उससे बहुत ज्यादा पार्ट उसके वाटर में फ्लोटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अब क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है जिसकी साइड लेंथ दे रखी है आपको 0.5 मीटर, फ्लोट्स ऑन ए वाटर विथ 30% ऑफ द वॉल्यूम अंडर वाटर, यानी कि 30% वॉल्यूम अंदर है। इफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट फुली सबमर्जिंग इट अंडर द वाटर, तो यानी कि कितना मैक्सिमम वेट उस पर रखा जा सकता है, उसको पूरा समझ नहीं करना है, अंदर नहीं जाना है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक का 30% वॉल्यूम इमर्ज्ड है, ओके, ओनली 30%, दिस इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो टोटल वॉल्यूम वी बोल सकते हैं और ये वी प्राइम बोल सकते हैं, वी प्राइम। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी और सिग्मा हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड मान सकते हैं। तो अभी फ्लोटिंग कंडीशन है, फ्लोटिंग कंडीशन है तो हम बोलेंगे बायोन्सी इक्वल्स टू एम जी, बायोन्सी मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी। लेकिन इस कंडीशन में बायोन्सी कितनी होगी, रो लिक्विड और कितना पार्ट है, वी प्राइम, वॉल्यूम यहां पर इमर्ज्ड है, ये वी प्राइम जितना इमर्ज्ड पार्ट है वो वॉल्यूम लेंगे हम, इनटू जी। और एम जी में हम बोलेंगे सिग्मा इंटू वी इंटू जी। अब यहां पर आपको v प्राइम की वैल्यू दे रखी है 0.3 v, तो जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे सिग्मा इंटू 0.3 v इंटू जी, सॉरी रो इंटू एंड सिग्मा v इंटू जी, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी 0.3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख सकते हैं 0.3 होगी। ये आपके पास पहली कंडीशन आ रही है। अब इसमें बोल रहे हैं कि यहां पर कितना वेट रख दें, यहां पर कितना वेट यानी कि कितना मास यहां पर रख दें कि ये फुली इमर्ज्ड ना हो, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम में बोलेंगे कि अगर हम ये वेट रख दिया तो ये कंप्लीटली यानी कि क्यूबिकल जो ब्लॉक है वो कंप्लीटली इमर्ज्ड हो जाता है, ओके। तो अब जो बयोंसी है इन दोनों के वेट के बराबर होगी, ओके। तो व्हेन फुली इमर्ज्ड, फुली इमर्ज्ड की जस्ट हम उसी कंडीशन लेंगे, बायोन्सी इक्वल्स टू रो इंटू वी इंटू जी, यानी कि टोटल वॉल्यूम इमर्ज्ड हो गया है। और उसको हम क्या कहेंगे, इट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, जो भी सॉलिड है, प्लस एम प्राइम इंटू जी, ओके। तो इस कंडीशन में रो वी जी, और यहां पर हम एम जी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वी इंटू जी प्लस एम प्राइम इंटू जी। जी को आप कैंसिल कर सकते हो और इसको आपके पास रो माइनस सिग्मा इंटू वी इक्वल्स टू ये एम प्राइम आ जाएगा। रो की वैल्यू आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और सिग्मा की वैल्यू 0.3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.7 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और वॉल्यूम देखो आपको क्यूबिकल दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ 0.5 दी हुई है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज ए क्यूब, दैट विल बी 0.5 होल क्यूब। 0.5 होल क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो 5 क्यूब इंटू 10 पावर -3,
ये आपके पास आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम होगा, ये डेंसिटी हो गया, इक्वल्स टू ये एम प्राइम, इतना मास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, इनटू इसका क्यूब करेंगे यू विल गेट 125 इंटू 10 पावर-3। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एम प्राइम इक्वल्स टू 87.5 kg, ये आपके पास आ जाएगा। तो मैक्सिमम इसके ऊपर कितना वेट रखा जा सकता है? 87.5 kg, जिससे ये फुली इमर्ज ना हो। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी। एपरेंट वेट इन फ्लूइड। तो बच्चों क्या होता है कि अगर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपके लिक्विड से ज्यादा है, तो ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों? सिंक होने की कंडीशन होती है। तो लेट से अगर किसी भी बॉडी को आप एयर में वेट करते हैं, ये इन एयर हो गया, तो उसका कुछ वेट डब्ल्यू आएगा, जो उसका एक्चुअल वेट होगा। इट इज एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट। तो अगर आप इसी कंडीशन को, यानी कि इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ इस बॉडी को अगर किसी फ्लूइड में इमर्ज कर देते हैं, जिसकी डेंसिटी है डेंसिटी रो एल, तो बच्चों क्या होता है कि ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से ज्यादा है, तो ये पूरा इमर्ज हो जाएगा, सिंक होने की कंडीशन है। बट आपने क्या है, वेइंग बैलेंस से अटैच कर रखा है। तो बच्चों सिंक करने की कंडीशन तो होती है, लेकिन यहां पर बायोंसी इज स्टिल एक्टिंग ऑन इट, यहां पर एक बायोंसी एक्ट होती है। तो बायोंसी अगर एक्ट हो रही होती है, तो यहां पर स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग आपकी रीडिंग विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस बायोंसी। यानी कि इसका वेट तो नीचे की तरफ होगा, लेकिन बायोंसी ऊपर की तरफ होगी। तो यहां पर रीडिंग कितनी आती है? एक्चुअल वेट माइनस बायोंसी। इसी को हम बोलते हैं एपरेंट वेट। दिस इज एपरेंट वेट। आप इसको W प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज W माइनस बायोंसी। तो इस कंडीशन में आपका एपरेंट वेट कितना आएगा? दैट इज सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ये एक्चुअल वेट है। और जो आपकी बायोंसी आएगी, रो एल वी इंटू जी। तो आपके पास ये आ जाएगी सिग्मा माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी। ये इस बॉडी का, दिस इज द एपरेंट वेट एंड दिस वेट इज इन वेट इन फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, उसमें इमर्ज करने के बाद जो वेट आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, mass m having cross section area A is suspended with its length vertical from a fixed point of massless spring such that it is half submerged in a liquid of density rho sigma at equilibrium position. Okay, the extension x naught of the spring when it is in equilibrium. यानी कि बच्चों यहां पर आपको सिंपली न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन है, यहाँ पर फोर्स बैलेंस करनी है। देखो एक स्प्रिंग दे रखी है, ओके, और आपको बताया हुआ है कि यहां पर एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, और ये हाफ इमर्ज्ड है लिक्विड में। ओके, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, इसकी मास m दे रखा है और लेंथ l दे रखी है, यानी कि ये L/2 होगा। ओके, तो अब यहां पर एक्सटेंशन बताना है। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप देखेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शंस में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बच्चों आप कुछ नहीं करेंगे। देखो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, आप क्या करेंगे? एफ अपवर्ड इक्वल्स टू एफ डाउनवर्ड। तो अपवर्ड फोर्स आपके पास एक तो बायोंसी होगी, अगर इसमें एलोंगेशन है तो एक स्प्रिंग फोर्स होगी और एक बायोंसी होगी। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? के एक्स नॉट। और बायोंसी कितनी होगी? बायोंसी होगी सिग्मा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है,
L/2 इसमें इमर्ज्ड है तो ये वॉल्यूम इमर्ज्ड हो गया, ये लिक्विड का आपको डेंसिटी दे रखी है, इनटू जी। ये अपवर्ड फोर्स हो जाएगी, दिस इज द अपवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स तो सिंपली आपके पास mg हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों को बस इक्वेट करना है आपने, इक्वेट कर दो। तो आप क्या करेंगे, दैट इज के एक्स नॉट इक्वल्स टू सिग्मा ए एल इंटू जी बाई 2। ओके, सॉरी, दिस इज प्लस होगा, ये प्लस होगा, इक्वल्स टू एम जी। अब इसको के एक्स नॉट को इस साइड लाएंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा एम जी माइनस सिग्मा ए एल इंटू जी बाई 2, ये आ जाएगा। और आप यहां से एक्स नॉट निकालेंगे, एक्स नॉट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू आप यहां पर 1/k। अब इन्होंने जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें mg को कॉमन ले रखा है, तो mg को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1, और यहां पर g कॉमन आ जाएगा और m यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि आपके पास a l g आ गया और 2m। ये एक्सप्रेशन आपके पास x नॉट का आ जाएगा। सिंपली आपने अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास x नॉट का आएगा कि स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है। तो आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ hollow sphere of spherical shell of outer radius r, यानी कि एक आपको शेल दिया हुआ है जिसका आउटर रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, समर्ज्ड इन अ वाटर, और इनर रेडियस दिया हुआ है आपको स्मॉल आर। ये आपका इनर रेडियस है, दिस इज स्मॉल आर, और ये आपको कैपिटल आर दिया हुआ। ओके, इट इज इमर्ज्ड इन अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ये दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द शेल मटेरियल इज 27/8 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 27/8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। आप ऑब्वियसली देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ आर, ये आर क्या होनी चाहिए, द हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ आउटर रेडियस फ्लोट जस्ट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर सरफेस। तो इसको आपने वाटर सरफेस के अंदर जस्ट सबमर्ज कर दिया है। ओके, ये आपको दिया, तो इसको जस्ट सबमर्ज होने के बाद ये फ्लोट हो रहा है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि बयोंसी, जस्ट हम बोल सकते हैं बयोंसी इक्वल्स टू एम जी, ये बोला जा सकता है। अब इसको बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले तो हमें बयोंसी निकालनी है। तो बयोंसी को बहुत सिंपली आप लिख सकते हो, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू आप 4/3 पाई आर क्यूब ये लिख सकते हैं, इनटू जी, ये बयोंसी होगी। ओके, और आप वेट को आप लिख सकते हो m इंटू जी। ओके, अब बच्चों यहां पर मास क्या होगा, मास को आप, मास को कैसे लिख सकते हैं, मास इज डेंसिटी, डेंसिटी इज सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वाटर के टर्म्स में दे रखी है, इनटू, इनटू इसका वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है ये हॉलो स्फीयर है, तो आप देखेंगे ये वाले पार्ट में सिर्फ मटेरियल होगा, ये वाले पार्ट में मटेरियल होगा, ये शेल है। तो मटेरियल का वॉल्यूम हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपके पास मास हो जाएगा। बस आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4π/3 इंटू आर क्यूब, ये इंटू जी, ये आपकी बायोंसी हो गई। अब इसको mg से इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू होगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड 4π/3 इंटू आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू जी। जी विल कैंसिल आउट, 4π/3 कैंसिल होएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड को आप 27/8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देंगे, अगेन आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये आ जाएगा। यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे दिस इज 8 आर क्यूब
इक्वल्स टू 27 R³ माइनस R³ ये आ जाएगा 27 - 8 R³ टू 27 टाइम्स स्मॉल R³ यानी कि आप R³ स्मॉल R³ माइनस R³ ये निकालने जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा दैट इज 19/28 19/27 19/27 R³ मिल जाएगा आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं R/R इक्वल्स टू 1 - 8/27 8/27 टू द पावर 1/3 और इसमें आप जब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यानी कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसको आप देख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 8 एंड दिस इज 27 इसको अप्रोक्स 1/3 यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 0.3 ये अप्रोक्स 0.3 लिखा जा सकता है इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा दिस इज स्मॉल r इक्वल्स टू 8/9 अप्रोक्स आंसर मिलेगा आपको अप्रोक्स ये आंसर मिल जाएगा 8/9 कैपिटल R बायोंसी ड्यू टू टू इमिसिबल लिक्विड्स जो अगर आपको दो इमिसिबल लिक्विड दे रखे हैं तो उनकी वजह से हम बायोंसी कैसे लिखते हैं इसको आप देखिए तो हम मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर आपको दो लिक्विड है इमिसिबल है दिस इज रो 1 एंड रो 2 तो पहले तो बच्चों जानो जो लाइटर होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा और जो डेंसर होगा वो नीचे होगा तो आप यहां से बहुत इजीली बोल सकते हैं दैट इज रो 1 इज लेस देन रो 2 लिक्विड की डेंसिटी 2 की ज्यादा होगी 1 की कम होगी और इसकी हाइट आपको दे रखी है कि ये इमर्ज्ड है H1 इस लिक्विड में रो 1 में और जो H2 हाइट है वो लिक्विड रो 2 में तो यहां पर बायोंसी लिखने के लिए सबसे पहले देखो आप ऊपर से क्या लिखोगे ऊपर से जो प्रेशर इंटू फोर्स जो होगी वो P0 इंटू ए और यहां पर हम प्रेशर P1 मान लेते हैं तो यहां पर प्रेशर P1 के लिए आप क्या करोगे यहां पर P0 होगा और यहां पर कितना प्रेशर होगा यहां पर प्रेशर होगा P0 प्लस रो 1 आप इस इंटरफेस पे लेट से इस इंटरफेस पे जो प्रेशर लिखोगे वो P0 प्लस रो 1 H1 G ये लिख सकते हो और इस पॉइंट पर प्रेशर लिखोगे यानी कि P0 प्लस रो 1 H1 G तो होगा प्लस इसके बाद एडिशनल रो 2 की वजह से कितना आएगा रो 2 H2 G यानी कि जो आपका P1 प्रेशर है P1 प्रेशर कितना हो जाएगा दिस इक्वल्स टू दिस P0 प्लस रो 1 H1 G प्लस रो 2 H2 G ओके तो अब हमारे पास जो बायोंट फोर्स आएगी बायोंट फोर्स हम क्या लिखते हैं अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स तो अपवर्ड फोर्स कितनी होगी पी एफ अपवर्ड विल बी P1 इंटू ए और एफ डाउनवर्ड विल बी P0 इंटू ए तो बायोंट फोर्स को हम लिख सकते हैं दैट इज P माइनस P0 इंटू ए जो प्रेशर का डिफरेंस है और वो आप इस इक्वेशन से यानी कि इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो P1 माइनस P0 आपके पास आ जाएगा रो 1 H1 G प्लस रो 2 H2 G इंटू ए ये आपके पास टोटल बायोंट फोर्स आएगी यानी कि आप ये कह सकते हो टोटल बायोंसी इक्वल्स टू रो 1 H1 इंटू ए इंटू जी प्लस रो 2 H2 इंटू ए इंटू जी यानी कि दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड 1 डिस्प्लेस एंड दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड 2 डिस्प्लेस तो आप देखेंगे वेट ऑफ 1 लिक्विड डिस्प्लेस कितना है दैट इज रो 1 H1 इंटू ए इंटू जी और रो 2 H2 इंटू ए इंटू जी क्या है वेट ऑफ लिक्विड 2 डिस्प्लेस तो जितना लिक्विड 1 डिस्प्लेस हुआ है और लिक्विड 2 डिस्प्लेस हुआ है दोनों का वेट अगर ऐड कर दें तो टोटल बायोंसी है तो ये तो बच्चों बात हो गई हमारी बायोंसी की
लेकिन आप देखेंगे कि जो लिक्विड 1 है वो साइड वाइज फोर्स लगाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 ऑन दिस सिलेंडर, तो वो बच्चों आप देखेंगे, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये फोर्स कुछ ऐसी होगी, साइड वाइज होगी, और ये एक दूसरे को वेक्टर कैंसिल करेंगे। तो इन एक्चुअली ये आप देखोगे कि साइड वाइज फोर्सेस एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल कर रही हैं, लेकिन बायोंसी में ये इसका आप रोल देख पाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल फोर्स, यानी कि एफ टोटल ड्यू टू लिक्विड 1, लिक्विड जिसकी डेंसिटी ρ1 है, ये कितनी होगी बच्चों? जीरो होगी, क्योंकि वेक्टर सम जीरो होगा। लेकिन फिर भी ये बायोंसी में क्यों आती है? बायोंसी में बच्चों इसलिए आती है कि अगर ये सरफेस H2 हाइट है, तो यहां पर सिर्फ H2 हाइट है और ये लिक्विड नहीं है, तो यहां पर कितना प्रेशर होगा? P नॉट होगा। और यहां पर आने के बाद ये रोल नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, यानी कि P नॉट प्लस ρ2H2G आएगा अगर आपके पास ये लिक्विड ना हो। तो जैसे ही हम ये लिक्विड पोर करते हैं तो ये क्या होता है? ये अपना वेट एक्सर्ट करता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अपना वेट एक्सर्ट करता है, और P1 प्रेशर को P नॉट प्लस ρ2H2G से इतना और इंक्रीज कर देता है। मतलब ये अपने वेट की वजह से यहां का प्रेशर इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू दैट यहां पर जो अपवर्ड फोर्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इन रियलिटी वो साइड वाइज लिक्विड पर, सॉरी, सिलेंडर पर कोई भी फोर्स डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, बट वो इनडायरेक्टली वो यहां का प्रेशर इंक्रीज करके बायोंसी में अपना रोल प्ले कर रहा है। दिस इज द टोटल बायोन फोर्स। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप देखो। A ball is made of material density rho which is less than water and greater than oil. Oil and water representing the density of oil and water. The oil and water are immiscible if the above balls is in equilibrium in a mixture of oil and water. Which of the following pictures represent the equilibrium condition? तो बच्चों आप देखेंगे यहां पर डेंसिटी ऑफ ऑयल वाटर से कम है, तो जो ऑयल है वाटर से कम है तो ऑयल ऊपर आएगा और वाटर नीचे आएगा। सबसे पहली बात तो आपका ऑयल ऊपर होना चाहिए और वाटर नीचे होना चाहिए, ये आपके पास। तो आप पिक्चर में देखेंगे ऑयल ऊपर और वाटर नीचे, सिर्फ बी और डी में है। अब दूसरा देखेंगे कि आप डेंसिटी, जो मेटल की डेंसिटी है, मटेरियल की डेंसिटी है, वो ऑयल से ज्यादा है। वो ऑयल से ज्यादा है तो वो क्या होगा? ऑयल के अंदर सिंक कर जाएगा। लेकिन वाटर से कम है तो वाटर के अंदर वो फ्लोट करेगा। तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल की ऑयल से ज्यादा है तो वो ऑयल में फ्लोट ही नहीं कर सकता, वो यहां से सिंक कर जाएगा और ये ऑयल और वाटर की इंटरफेस पर ये फ्लोट करेगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, n is greater than 1, are put in a container. Height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density D is put in this container. Okay. The cylinder floats with vertical axis and length PL. P is less than 1 in the denser liquid and the density D is equals to. तो बच्चों यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन इनकी मिसिंग भी है। देखो, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन्होंने दे रखा है कि आपके पास दो लिक्विड है, दोनों की हाइट एच एच आपको दे रखी है। लेट्स से दिस लिक्विड एंड दिस लिक्विड, आपको दो लिक्विड दे रखे हैं, दोनों की हाइट एच एंड एच। ओके, डेंसिटी यहां पर इसकी एन रो हो जाएगी और ये रो हो जाएगी, क्योंकि डेंसर है, एन इज ग्रेटर देन 1, ये आपको दिया हुआ है, एन इज ग्रेटर देन 1, तो आपका एन रो डेंसर होगा, इमिसिबल है तो ये नीचे सेटल हो जाएगा, ये ऊपर होगा। अब आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डेंसिटी, a solid cylinder of length L and density D is put in this container. Cylinder floats with its vertical axis of length PL less than 1 in the denser. यानी कि यहां पर एक हाइट, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये फ्लोट कर रहा है
डेंसर लिक्विड में। अब बच्चों एक चीज तो ये देनी चाहिए थी कि H इज ग्रेटर देन, H मस्ट बी ग्रेटर देन L, ये आपको बतानी चाहिए, क्योंकि H अगर कम होगी तो ये इसके ऊपर पार्ट निकलेगा। ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ है कुछ फ्रैक्शन, यानी कि पी एल फ्रैक्शन यहां पर फ्लोट हो रहा है, टोटल लेंथ एल है, तो यहां पर एल माइनस पी एल यहां पर फ्लोट होगा। तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि टोटल बायोन्सी इक्वल्स टू एम जी। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ए अज्यूम कर लेते हैं, और इसकी डेंसिटी डी दी हुई है, और डी के बारे में ये रिलेशन पूछा हुआ है कि डी क्या होगा। ओके, तो हम टोटल बायोन्सी को एम जी के बराबर लिख देंगे। टोटल बायोन्सी इज वेट ऑफ लिक्विड वन डिस्प्लेस, तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया, और टोटल लेंथ को हम लिख सकते हैं एल माइनस पी एल, ये वाला फ्रैक्शन लेंथ का होगा, इंटू जी, प्लस एन रो, और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया पी एल इंटू जी, ये बायोन्सी हो गई। और एम जी को हम लिख सकते हैं डी एल ए इंटू जी। अब यहां पर आप देखोगे एल ए और जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, एल ए और जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा रो वन माइनस पी प्लस एन रो इंटू पी इक्वल्स टू डी। अब यहां पर से रो आप कॉमन लोगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा वन, और यहां पर एन पी आएगा, तो आप इसको एन माइनस वन पी, इस तरह से आप ले सकते हैं, ये डी आ जाएगा। तो सिंपली आपको डी का एक्सप्रेशन आ गया। और आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा एक्सप्रेशन आपको मैच करेगा, रो बाहर है, रो आप देखेंगे बाहर है, एन माइनस वन पी, एन माइनस वन पी यहां पर ए और बी में दिखेगा आपको, और यहां पर वन प्लस एन माइनस वन पी है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ वुडन ब्लॉक floating in a bucket of water four has four-fifths of its volume submerged. When certain amount of oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under the water and half in oil. The density of oil relative to the water. ये आपको दिया हुआ है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले आप ये देख सकते हो कि एक आपके पास वुडन ब्लॉक, आपको सिर्फ वाटर के बारे में बताया गया है कि वाटर में वुडन ब्लॉक जो फ्लोट हो रहा है वो फोर फिफ्थ, यानी कि आप ये देखेंगे दिस इज द 80%। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि दिस इज वी प्राइम और दिस इज द टोटल वी, तो आप देख सकते हैं वी प्राइम इक्वल्स टू फोर फिफ्थ ऑफ वी, यानी कि आप देख सकते हो 0.8 ऑफ वी, 80% ऑफ वी बोल सकते हैं। बायोन्सी को अगर इक्वेट करें तो हम लिख सकते हैं रो ऑफ वाटर इंटू वी प्राइम इंटू जी मस्ट बी इक्वल्स टू डेंसिटी को हम सिग्मा लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी इंटू जी। वी प्राइम की वैल्यू आपको 0.8 टाइम्स दे रखी है, तो यानी कि रो इंटू 0.8 वी इंटू जी इक्वल्स टू सिग्मा वी जी। तो यहां से आपको सिग्मा की वैल्यू 0.8 टाइम्स ऑफ वाटर, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 आ जाएगी। अब इसमें बोला हुआ है व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल इज पोर्ड इनटू द बकेट इट इज फाउंड द ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द वाटर एंड हाफ ऑफ इट्स ऑयल। अब इसको इसके अंदर ऑयल डाल दिया गया, तो आप ये देखो ऑयल में, ऑयल के अंदर जाने के बाद ऑयल की कंडीशन में आपका हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज अंडर वाटर एंड हाफ ऑफ द ऑयल, आप ऐसे कर सकते हो। तो टोटल बायोन्सी को आप लिख सकते हो वेट ऑफ लिक्विड वन प्लस वेट ऑफ लिक्विड टू डिस्प्लेस, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू द एम जी। अब यहां पर हम लिख सकते हैं रो ऑफ ऑयल, और वॉल्यूम हाफ है तो वी बाई टू, प्लस रो ऑफ वाटर इंटू वी बाई टू इंटू जी, और यहां पर आपको सिग्मा आ जाएगा, यानी कि सिग्मा इंटू वी इंटू जी। आप यहां से वी रो ऑफ ऑयल प्लस रो ऑफ वाटर
डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू सिग्मा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा। सिग्मा को आप लिख सकते हो 4/5 ऑफ रो ऑफ वाटर। ये आप कहते हो। तो रो ऑफ ऑयल के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8/5 हो जाएगा। 8/5 आपके पास आ जाएगा 8/5 माइनस 1। रो ऑफ वाटर को RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 3/5 ऑफ रो ऑफ वाटर, यानी कि 0.6 टाइम्स रो ऑफ वाटर, ये आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई है। आप यहां पर देखेंगे आंसर 0.6, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0.6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी।